केवीएल और केसीएल में डिफरेंस क्या है? इसको बोलते हैं करंट लॉ, या एक और नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं जंक्शन रूल और जंक्शन रूल। दूसरा होता है हमारे पास वोल्टेज लॉ और मैश रूल। क्योंकि जब तक मैं ये बात नहीं करूंगा बताऊंगा तब तक आगे एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो करंट लॉ क्या बोलता है? पहला ये बोलता है कि किसी जंक्शन पर हमारे पास नंबर ऑफ करंट्स आ रही है और कुछ करंट्स बाहर जा रही है, लाइक दैट। सपोज करंट कमिंग इज आई, करंट exit from the end called junction is I1, say I2 and maybe I3। तो यदि किसी जंक्शन पर यदि करंट बाहर से आ रही है तो वो नंबर ऑफ पार्ट्स में आउटलेट्स के रूप में चली जाती। तो जैसे मेरे पास बाहर से आपके घर में मीटर पे बिजली आती है बाहर के किसी पोल से, तो एक ही पोल से एक ही सप्लाई आती है। पर आपके घर के अंदर में बहुत सारी सप्लाई लगी हुई है, बल्ब है, फैन है, मतलब कूलर है, एसी है, देयर आर मेनी। तो उसमें अलग अलग करंट जा रही है अलग अलग पार्ट में, लेकिन सप्लाई कहां से जा रही है? मीटर से। तो आपका मीटर क्या हुआ घर का? दैट इज द जंक्शन। तो ये हमारे पास बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम of all the currents of at the terminal is always equal to 0। मतलब हमारे जंक्शन में कोई करंट रुकती नहीं। That's I equal to I1 plus I2 plus I3। मतलब जितना करंट आया जंक्शन पर से उतना करंट बाहर गया। दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है किसका? पहला मतलब केसीएल। तो इसको हम सिंपल तरीके से जनरल टर्म में कैसा लिखते हैं? और इन जनरल हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू समेशन, I1 0 इक्वल टू समेशन ऑफ IN where n इक्वल टू 1 to n। दैट्स ऑल। तो हमारे पास जंक्शन में मिलने वाला टोटल करंट क्या हुआ? 0 होता है। ये पहला रूल होता है, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और कॉल्ड जंक्शन रूल। ये खत्म। अब देखें, ये तो लिख लिया होगा तुमने, समझ में आ गया होगा। अब अगला देखें, हम स्पीड में देखें थोड़ा सा। केवीएल क्या होता है? केवीएल के लिए हमारे पास मान लो एक सेल लगा हुआ है, सेल है हमारे पास, उसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दूसरा सेल है मेरे पास, उसके साथ भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद एक तीसरा रेजिस्टेंस है, से दिस। इसको हम लोग यदि E1 लेंगे, E1 मतलब EMF, और ये हमारे पास R1 हो गया। E2 EMF2 हो, द सेल सेकेंड। पॉजिटिव एंड से करंट जाएगी, नेगेटिव एंड की तरफ आएगी। यहां पर सिर्फ लगा हुआ R, लेकिन तुम्हें पता है E1 से करंट निकलेगी, कुछ तो निकलेगी, लेट दैट बी I1। E2 से करंट निकलेगी, वो भी कुछ होगी, लेट दैट बी I2। लेकिन तुमको एक चीज दिख रहा है, यदि मान लो ये टर्मिनल लिया मैंने A, ये लिया हुआ है B, ये लिया मैंने C, दैट इज D, लेट दैट बी E एंड दैट मे बी टेकन एज F। तो हमारे पास एक मैश है A B C D E F। तो मेरे पास एक मैश है जिसको मैं ऐसा बनाता हूं। इसका बनाने का मतलब होता है मैं करंट की डायरेक्शन खुद से चूज कर रहा हूं। यदि सेल ऊपर वाला दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने मन से करंट की डायरेक्शन चूज कर रहा हूं। और ये डायरेक्शन जो है वो तुम्हें दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है मैंने। वाई? बिकॉज करंट उल्टा चल रहा है, ये देखो ऐसा चल रहा है सेल से। कहां आएगा I1? जंक्शन डी की तरफ आएगा। लेकिन I2 कहां चल रहा है? वो भी जंक्शन डी की तरफ ही चल रहा है।
तो टूवर्ड्स I1 भी चल रहा है, I2 भी चल रहा है, मतलब I1 के रिस्पेक्ट में I2 ऑपोजिट डायरेक्शन हो। यदि I1 ऐसा आ रहा है और I2 भी ऐसा आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हुए। इसका मतलब E1 के रिस्पेक्ट में सेल E2 जो है वो ऑपोजिट लगा हुआ है। तो देखो पहले मैश में, तो अपन मैश मतलब जहां से चालू करोगे वहीं बंद करोगे। इन मैश वन कौन सा, ABCDA, मतलब जहां से चालू करेंगे हम वहीं बंद करेंगे। कितना EMF लगा हुआ है, मैश के पहले लाइन में E1 है, दूसरे लाइन में कितना है, E2 है, लेकिन E2 इसके ऑपोजिट है, रिलेटिवली ऑपोजिट है। पहले मैश में हमारे पास करंट है I1 पहली लाइन में और उसका प्रोडक्ट है R1 से। तो I1 R1 तुम्हें पता है V इक्वल टू IR होता है, E इक्वल टू भी IR ही होता है, क्योंकि तुम्हें बता देता हूं EMF और वोल्टेज सेम है बट वैल्यूज अलग अलग होती है बस। तो IR इज द करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो ये क्या बोलता है, I1 इक्वल टू कितना आ गया, E1 माइनस E2 विल बी I1 R1, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में करंट कैसा I2 ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट चूज करोगे तो क्या हो जाएगा I2 R2। दैट इज फर्स्ट मैश। ये पहले मैश की बात कर रहे हैं अपन, अच्छे से देखना, दिस इज फॉर फर्स्ट मैश नंबर 1 ABCDA। लेकिन अभी भी मैश नंबर 2 देखो, पहले वाले मैश में तो 2 सेल लगे थे, दूसरे मैश में देखो क्या हो रहा है, दूसरे मैश में सिर्फ एक ही सेल लगा हुआ और करंट डायरेक्ट नीचे आ रहे हैं। ये करंट I1 जो है वो डी पे आई, I2 भी डी पे आई, लेकिन दोनों करंट एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे और कहां से चली जाएंगी, तीसरे से। तो कहां चली जाएंगी, I1 प्लस I2 के रूप में चली जाएगी, कहां पर, इस R में से पास हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, जब यहां से ये वापस C पे पहुंचेगी I1 प्लस I2, तो C से फिर से स्प्लिट हो जाएगी, जितना करंट जिस पाथ से आ रहा था उतना करंट उस पाथ में वापस चला जाएगा। तो देखो इसमें पॉजिटिव लिया हुआ है ये डायरेक्शन, तो ये पूरा पॉजिटिव। इन मैश कब होता है, CDEFC, यू नो, CDEFC इस वाले मैश में, तो देखो सीधा करंट है, पॉजिटिव नॉर्मल चल रहा है, तो इसमें कोई दूसरा सेल नहीं है, इसीलिए एक सेल के कारण से जो करंट आ रही सभी सेम डायरेक्शन में ही चलेंगी। इसीलिए क्या होगा, इसमें सेल में लगा हुआ E2, सेल में लगा E2, तो यहां पर करंट कितनी है I2, कितना रेजिस्टेंस है I2 R2, इसको नीचे, ये नीचे गई तो कितना मिल रहा करंट, दोनों नीचे वाले मैश में करंट टोटल कितना है I1 प्लस I2, किस में से पास हो रही है, R में से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ IR के रूप में, I1 plus I2 into R। I think you might have understood this part। तो ये हमारे पास मैश नंबर 1 से पहला इक्वेशन मिल गया, मैश नंबर 2 से दूसरा इक्वेशन मिल गया, इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ मैश रूल, दैट इज व्हाट KVL। इसका यूज करेंगे हम लोग कहां, अगले वाले टॉपिक में, इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका एप्लीकेशन अगला है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जल्दी से देखें, ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लो तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, चलो देखें समझे, स्पीड में देखें हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान देना, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये बोलता है यदि मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज ये बोलता है कि यदि मेरे पास ऐसे 4 साइड्स हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, चारों साइड्स को यदि अलग अलग रेजिस्टेंसेस से मैं
रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे पहला रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास P, ये हो गया रेजिस्टेंस Q, ये हो गया रेजिस्टेंस R, और ये रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास मान लो S। इनके टर्मिनल्स को, ऑपोजिट टर्मिनल्स को मैं बैटरी से जोड़ देता हूं, मैं बैटरी से जोड़ देता हूं। तो बैटरी से जोड़ने पर क्या मिलेगा मुझको? बैटरी से जोड़ने के बाद करंट यहां से आएगी, ये वोल्टेज V है, ये करंट पहुंचेगी टर्मिनल A पर, मान लो ये B है, ये मान लो C है, ये मान लो D है। यहां पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, यहां से मैं एक और पाथ कनेक्ट करता हूं, किससे? B से D की तरफ। यहां पर मैं लगा देता हूं एक गैल्वेनोमीटर, यहां लगा देता हूं एक गैल्वेनोमीटर जो करंट के डायरेक्शन को मेजर करती है, करंट के अमाउंट को मेजर नहीं करती है, करंट के डायरेक्शन को मेजर करती है भाई, ये ध्यान रखना जरा। तो देखें, यदि ये करंट I है तो करंट I यहां जाके स्प्लिट हो जाएगी दो पार्ट्स। तो ये P से मान लो करंट चली जाएगी I1, तो R से करंट आ जाएगी इसका दूसरा हिस्सा से I2। मतलब ये जो करंट I है दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, I1 में और I2 में। लेकिन अब अच्छे से देखना, जब ये I1 कहां पहुंचेगी? B पे पहुंचेगी, तो फिर से वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक नीचे जाएगी, एक हिस्सा नीचे साइड में जाएगा। तो मान लो I1 का एक हिस्सा जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है वो मान लो Ig है, लेट दैट बी Ig, द करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज Ig। देन व्हाट हैपेंस, लेट्स सी, तब क्या मिलेगा? तो Ig यदि I1 का एक हिस्सा है तो बचा हुआ Q से पास होगा, और वो कितना होगा? I1 माइनस Ig हो जाएगा। ये तो तुम्हें समझ में आया होगा, I1 माइनस Ig होगा, यहां पर पहुंचा। लेकिन अब ये करंट भी देखो तुम, I2 भी कहां आ रहा है? D पे आ रहा है, और Ig भी कहां आ रहा है? D पे आ रहा है। तो D पर दो करंट आ रहे हैं, I2 और Ig, दोनों क्या होंगे? D पे आके ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद कहां चला जाएगा? D से C की तरफ। कितना चला जाएगा? I2 प्लस Ig, दोनों मिलके कहां चले जाएंगे? हम C पे चले जाएंगे। C पे एक और करंट आ रही, देखा, I1 माइनस Ig भी आ रहा है। I1 माइनस Ig और I2 प्लस Ig दोनों ऐड हो जाएंगे। Ig प्लस और Ig माइनस कैंसिल होगा, बचेगा क्या? I1 प्लस I2। तो दोनों फिर से क्या बन जाएंगे? I के रूप में बाहर आ जाएंगे, और बैटरी में वापस चला जाएगा। बैटरी जितना करंट प्रोड्यूस करती है उतना ही करंट वापस लेती है दूसरे एंड से। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, इस मैश में मैंने करंट का डायरेक्शन ये रहा, पहले वाला मैश गैल्वेनोमीटर तक, इसको ले लिया करंट का डायरेक्शन। दूसरे वाले मैश में भी करंट का डायरेक्शन मैं यही ले लेता हूं। तो ध्यान दें इसमें, इस कंडीशंस के हिसाब से। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ, according to law, let's see what is that. According to law, we get the relation, we get the relation by KVL, by KVL। KVL मतलब वोल्टेज लॉ से। इस मैश में, इन मैश, कौन सा मैश? पहला मैश कौन सा? ए से चालू करें, बी पे पहुंचे, डी पे पहुंचे और वापस ए पे आए। तो ये पहला मैश आ गया ए बी डी ए। ए बी डी ए मैश में करंट की डायरेक्शन देखना, कि जो मैंने चूज किया ऐसा, इसी को पॉजिटिव लोगे बस। यदि इसके अगेंस्ट में कुछ आएगा तो वो नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में जो भी होगा पॉजिटिव होगा, साइक्लिक ऑर्डर में। तो देखो, पहला वाला करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, I1, और P क्या है मेरे पास? रेजिस्टेंस है, PQRS रेजिस्टेंस है, PQRS रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंसेस है। तो टू प्रूव, हमको व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चीज प्रूव करना है, P बाय Q इक्वल टू R बाय S। हमें ये प्रूव करना है कि यदि चार रेजिस्टेंसेस ऐसे दिए हुए हैं तो P अपॉन Q इक्वल टू R बाय S होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन यही होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो I1 P आ गया मेरे पास पहला। दूसरा,
ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये आएगा बीसी, तो सेम डायरेक्शन है बीडी से, कितना मिलेगा आई जी, और गैल्वेनोमीटर जी को हम लोग कैपिटल रेजिस्टेंस जी लेते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर का, कैपिटल जी, और माइनस आएगा। ये दोनों तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो कि सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन ये देखो ये उल्टा जा रहा है, आर में से आई टू ऑपोजिट जा रहा है, तो इसको लोगे आप माइनस आई टू आर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज आई टू आर। ये भी समझ में आया होगा। लेकिन तुम देख रहे हो एक चीज की यहाँ पर कोई सेल नहीं लगा, बैटरी नहीं लगी है, तो टोटल ईएमएफ इसका क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि आई पी यदि करंट इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू है, आई इंटू जी वो भी रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट है, मतलब वोल्टेज है, आई आर ये भी वोल्टेज है, मतलब सम ऑफ वोल्टेज जो है इक्वल टू जीरो है यहाँ इस मैश में। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब मैश नंबर दूसरा देखना, इस तरफ वाला, ये वाला मैश, तो देखो नाउ, अब यहां से देखें, नाउ थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, नाउ इन मैश कौन सा, देखो बी सी डी बी, ये मैच देखो बी सी डी बी, बी से चालू हुआ, सी पे आया, डी पे आया, फिर बस बी पे आया, मतलब ये दूसरा मैच है ट्रायंगुलर फॉर्म, मैश बी सी डी बी। हमको क्या मिलेगा, यहां देखो करंट कौन कौन सा जा रहा है, आई वन माइनस आई जी जा रहा है, कितने रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, क्यू से पास हो रहा है, इनटू क्यू। ये भी समझ में आया होगा तुम्हारे को। लेकिन ये तो पॉजिटिव जा रहा है, देखो ये डायरेक्शन जो करंट की, इसके हिसाब से ये तो जा रहा है, लेकिन तुम ये देखो ये उल्टा जा रहा है ये, तो आई जी इस पाथ में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एस वाला पाथ से भी नेगेटिव होगा, तो यहां पर आएगा माइनस आई जी इंटू जी, और दूसरा भी माइनस आएगा जो एस से पास हो रहा है, माइनस आई टू प्लस आई एस का आई जी इंटू एस, आई टू प्लस आई जी इंटू एस, ये दिख रहा होगा। लेकिन यहां भी देखो कोई सेल या बैटरी नहीं, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, फाइनली जीरो आएगा, मतलब इसका ईएमएफ भी जीरो आया। ये भी तुम्हें कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यदि ये समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़े, जरा देखो ध्यान से ये दोनों मैच। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या बोलता है, नाउ एट इक्विलिब्रियम, नाउ एट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया, दिस इज कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2। देखो नाउ एट इक्विलिब्रियम वी गेट, इक्विलिब्रियम में मुझको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब यहां से करंट यहां जाएगी तो वीबी पे वोल्टेज मिलेगा, या वी पे वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज वीबी। और ऐसे ही जब करंट नीचे आएगी तो यहां पर आएगा डी, तो डी पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, दैट विल बी वीडी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वीडी। तो यहां पर एक वीडी मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप, यहां वीबी मिलेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब वीबी और वीडी इक्वल हो जाए, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं सर्किट की। तो ऐसे में क्या मिलेगा, वी गेट वीबी इक्वल टू वीडी, मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज एक समय में एक पॉइंट पर आके दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे इक्वल होता है तो क्या होता है मालूम है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होती। यदि कोई दो लेवल एक ही बराबर पे आ जाए, एक ऐसा हो तो चलो करंट फ्लो होती है, लेकिन यदि बराबर हो जाए तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ऐसे में वीबी और वीडी यदि इक्वल हो जाए तो देयर विल बी नो करंट, मतलब इसमें से जाने वाली करंट कौन सी थी, आईजी, आईजी विल बिकम जीरो, तो दैट विल बी आईजी, दैट इज जीरो। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो अब आगे देखो, तो जहां जहां पर भी आईजी है पहले और दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू रखो, तो नाउ फ्रॉम therefore from equation 1 and 2 we get, देखो ध्यान से हमको क्या मिलेगा, आईजी जहां जहां है वहां जीरो रख दो, I1P प्लस जीरो, देखो आईजी आएगा जीरो, यहां रख दोगे आप, माइनस I2R, तो फाइनली मेरे को क्या मिला, I1P इक्वल टू I2R। देखो ये तुम्हें मिल गया इक्वेशन नंबर
3। तुम लोग को सबको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू में IG रखने पर, 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट ऐसा मिलेगा। ये क्लियर हो गया होगा तुम्हारे को। और यदि ये समझ में आ गया है तो फिर अगला इक्वेशन भी देख लो। ये तो इस वाले से ही आ गया, ये वाले इक्वेशन से ये वाला आ गया। अब इस वाले इक्वेशन में रखना है, तो मैं मिटा लेता हूं। देखो पहला, तो ये तुम्हारे को इक्वेशन समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़े। देखो क्या करें हम लोग, देखो जल्दी से। ये बैटरी लगी थी हमारे पास, ये अपन यहाँ पर बना दिया थोड़ा। इससे हमको क्या मिलेगा, देखो आई, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये भी 0 होगा। तो जहां जहां IG है वो सब 0 कर दोगे आप, क्या मिलेगा रिजल्ट, I1Q। पहले वाले से मिला मुझे I1Q। इज दैट, यहां पर ये खत्म हो गया, यहां मिला I2S माइनस में, ये भी 0 आ गया। लेकिन ऐसे में क्या मिला मुझे, I1Q इक्वल टू I2S। ये मिल गया मुझको इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 आया, ये इक्वेशन नंबर दूसरे वाले से आया इक्वेशन नंबर 4। अब डिवाइड कर दो, नाउ डिवाइड, नाउ डिवाइड इक्वेशन 3/4। वी गेट, 3 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा रिजल्ट, देखो I1P बाय I1Q, I2R बाय I2S। ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। I1 I1 I2 I2 कैंसिल, तो बचा क्या मुझको, बिना P बाय Q इक्वल टू R बाय S। दैट इज प्रूव्ड।